जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है एनटीपीसी की डेट आ चुकी है। तो एनटीपीसी के एग्जाम में जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जो आपके जीएस के प्रैक्टिस सेट हैं, इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। कितना? एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इस सीरीज के साथ निरंतर बने रहें। क्या? निरंतर बने रहें। और आपका पहला सवाल है कि मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? क्या? किसने शपथ ली है? तो इस सवाल का जवाब क्या रहने वाला है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए लॉरेंस वोंग, ऑप्शन बी मिखलई मिस्तुनिन, ऑप्शन सी जेरेमिया मालेन, या फिर लुइस मोंटेग्रो। क्या? या फिर तो आप सभी को पता है कि सिंगापुर के जो नए चौथे प्रधानमंत्री बने हैं, वो बने हैं लॉरेंस वोग। कौन बने हैं? लॉरेंस वोग। और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो इनको जो शपथ दिलाई है, ये आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पर भी जो शपथ दिलाता है वो भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति ही दिलाता है। और सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो है आपके थर्मल। कौन है? थर्मन सन मुग रत्नम। कौन है? थर्मन संग मुर रत्नम। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन योजना प्रोत्साहन योजना शुरुआत की थी। या फिर पूछा जाए स्वावलंबन बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो वो है आपका झारखंड राज्य। कौन सा है? झारखंड राज्य। इस योजना में क्या कहा गया है? इस योजना में कहा गया है कि जो जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उसे इस योजना के तहत 1,000 रुपए 1,000 रुपए मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। कितने? 1,000 रुपए मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। आपको पता है झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्या? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। धौलावीरा धौलावीरा डैश राज्य में स्थित है। या फिर प्रश्न पूछा जाए धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? इसको आपको कमेंट में बताना है। अगर हम बात करें धौलावीरा की, तो धौलावीरा जो वो है कच्छ। कच्छ जिले में। कहाँ पर? कच्छ जिले में है। और इसका तालुका भी पूछ लिया जाता है, तो इसका जो तालुका पड़ता है वो है बचाव तालुका। कौन सा? बचाव तालुका पड़ता है। अगर बात करें इस स्थल की, तो ये किस से जुड़ा हुआ है आपका हड़प्पा। यह है आपका हड़प्पा। हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। आपको पता है इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में। किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वो की थी आपकी जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी ने।
ठीक है। और हड़प धौलावीरा से एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है, वो है कि इसको इसको यूनेस्को यूनेस्को किसमें यूएनएसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 2021 में। कितनेवें नंबर का यह स्थान बना था? तो यह 40वें नंबर का विश्व धरोहर स्थान बना था, जो जो आपका यूनेस्को की लिस्ट में है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली शुरुआत की गई थी? तो अगर बात करें इक्का प्रणाली क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्का प्रणाली क्या है। तो इक्का प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें जिसमें किसी भी क्षेत्र का एक भूखंड होता था, जिसके नियंत्रणकर्ता को क्या कहा था? जिस भूखंड पे कोई नियंत्रण करता होता था या फिर उसको संभालने वाला होता था, उसको हम क्या कहते थे? उसको कहते थे मुफ्ती। क्या कहते थे? उसको कहते थे मुफ्ती। क्या कहा जाता था? तो उसको मुफ्ती कहा जाता था, और वह उस चीज की देख रेख करता था, और उस पर कानून व्यवस्था और भू राजस्व की वसूली भी कौन करता था? तो वो भी मुफ्ती करता था। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जो मुफ्ती था जो मुफ्ती था, क्या यह वंशानुगत पद हुआ करता था? क्या यह वंशानुगत पद हुआ करता था, जैसे राजा का पद होता था वंशानुगत, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? लेकिन मुफ्तियों के साथ ऐसा नहीं था। है वंशानुगत पद ना होकर है समय समय पर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता था। क्या इसको बदल दिया जाता था? इसीलिए इसे नौकरशाही कहा जाता था। इस प्रणाली को शुरू करने वाला शासक था, वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। आपको बताना है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कौन सा भाग कंप्लीट कराया था? आपका अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, जो महत्वपूर्ण वॉर हुए थे, उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में एक या दो देखने को जरूर मिलते हैं। अगर बात करें पानीपत की तृतीय लड़ाई की, तो यह आपकी हुई थी 1971 में। कब? 1971 में यह लड़ाई हुई थी। ये किस किस के बीच में हुई थी? दूसरा प्रश्न बनता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो यह आपका हुआ था अहमद शाह अब्दाली। किसके? अहमद अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो मराठों के बीच हुआ था। किसके? मराठों के बीच हुआ था। अगर पूछा जाए कि इस मराठों का जो सेनापति था, वो कौन था? सेनापति भी पूछा जाता है, तो वो था सदाशिव भाव। कौन? सदाशिव भाव। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन होम होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अगर बात की जाए होम रूल लीग आंदोलन की, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे, तो होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत की थी, वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन अगर इसके मुख्य रूप से जो इसको ऑल इंडिया लेवल पर इसको जो लागू किया था, उस समय इसके जो अध्यक्ष थे, वो थे एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। तब इसका नाम क्या कर दिया गया था? तब इसका नाम कर दिया गया था होम रूल आंदोलन कर दिया गया। कब किया गया? तो इसको किया गया था 28 अप्रैल 1916 में। अगर पूछा जाए कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सितंबर में हुई थी। कब? सितंबर में। जब
28 अप्रैल को इसको बनाया गया था, तब इसका नाम था होम रूल आंदोलन। लेकिन अगर इस बात की जाए होम रूल लीग आंदोलन की, तो इसको इसको 28 वो सॉरी सितंबर में इसको तैयार किया गया। तब इसकी जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान संविधान से अंगीकार किए गए हैं, या फिर सिंपल से भाषा में समझा जाए कि किस किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं उनको कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। क्या मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो हमें संविधान देता है कि यदि इन अधिकारों के उल्लंघन पर, यदि ये जो अधिकार हमें संविधान देता है उस पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर बात करें मौलिक अधिकारों की, तो भारतीय संविधान में कहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहले हम इनकी स्थिति को समझना चाहेंगे। तो अगर बात करें, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित हैं। अगर इनके अनुच्छेदों की बात की जाए तो 12 से लेकर 35, कितने 12 से 35 अनुच्छेद इसमें निहित आते हैं। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो पहले 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। एक कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे हटा दिया गया है? एक कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे हटा दिया गया है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसको कहाँ रख दिया गया है? इसको इसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, कहा 301 के अंतर्गत रखा गया है। का अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं कि इसको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप सभी को पता होगा कि इसको भारतीय संविधान में यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लास कैसी लग रही है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी आपको सजेशन देना हो वो भी कमेंट कीजिए, जिससे कि वो सजेशन आपके इस क्लास में शुरू किए जा सकें। अब बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं। तो किस अनुसूची में शामिल हैं? अगर हम बात करें संघ सूची की और राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि डिवाइडेशन ऑफ पावर, तो डिवाइडेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में है? तो वो आपकी 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। अगर वहीं बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पहली बात तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह है आपकी शहरी स्थानीय, क्या शहरी स्थानीय शहरी स्थानीय सुशासन यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों से संबंधित है। इसको जोड़ा कब गया था? तो इसको जोड़ा गया था आपका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। कब? 1992 में। अगर वही बात की जाए 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता होगा 8वीं अनुसूची आपकी राजभाषा से संबंधित है। किससे? राजभाषा से संबंधित है। अगर बात की जाए राजभाषा की, तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है।
अगर पूछा जाए कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब कुल कितनी राजभाषाएं थी, तब कुल 14 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के तहत इनको बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। अगर वही पूछा जाए कि आपकी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल किसे दल बदल कानून से संबंधित है, जो आपकी जो आपकी 52वें किसमें 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई। कब? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में इसको जोड़ा गया था। और अगर वही बात करें, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है? मैग्मा का मुख्य स्रोत कौन सा भाग होता है? भूपट्टी का आंतरिक भाग या भूपट्टी का बाह्य भाग या फिर कोर या फिर मेंटल। तो आप सभी को पता होगा जो मैग्मा तैयार होता है वो आपका मेंटल में तैयार होता है। कहाँ पर? मेंटल में तैयार होता है। कहाँ पर? मेंटल में तैयार होता है। एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? क्या? एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे बात करें एटलस की, तो एटलस पर्वतमाला किस किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर एशिया की बात करें, तो एशिया की कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमाला हैं जो जो बहुत ही पूछी जाती है। जैसे आपका हिमालय हो गया, हिमालय पर्वतमाला हो गई, हिमालय हो गई, आपका अल्ताई हो गई। कौन सी? अल्ताई पर्वतमाला कहाँ है? ये भी एशिया में। हिंदकुश हो गया। कौन सी? हिंदकुश। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमाला है, जैसे रॉकी। रॉकी पर्वतमाला कहाँ है? तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका में है। और आपकी यूरोप की पूछी जाए, यूरोप की बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अल्पस होगी। कौन सी? आल्पस। आल्पस हो गई, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। और एक और आपकी पर्वतमाला है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, पूछी भी जाती है, जैसे एंडीज होगी आपकी। एंडीज पर्वतमाला कहाँ की है? तो ये आपकी दक्षिण अमेरिका। क्या? दक्षिण अमेरिका की पर्वतमाला है और एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, बहुत हद से ज्यादा पूछी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? वो है आपकी ग्रेट 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 डिवाइंग डिवाइडिंग डिवाइडिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर वही बात करें, उत्तर उत्तर ध्रुवीय व्रत से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम बायोम के किस क्रम से गुजरना होता है? बायोम को किस क्रम से गुजरना होता है? तो वो आपको गुजरना होता है टुंड्रा टुंड्रा टैगा समशीतोष्ण वन और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अब अगला प्रश्न है एम थ्री की गणना गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? एम थ्री की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?
तो m3 की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका m3 बराबर cu प्लस dd प्लस वाणिज्य अंकों का निवल समधि राशि। क्या? निवल समधि राशि। भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष दिया गया था? भारत भारत में बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष दिया गया था? तो आप सभी को पता है 82वें संविधान संशोधन के तहत। किसमें? 82वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। कब? 2002 में इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया था। अगर पूछा जाए इसको किस अनुच्छेद में रखा गया, तो इसको 21 ए अनुच्छेद के तहत रखा गया था। इसमें 21 ए अनुच्छेद के तहत रखा गया था। और इसमें जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा थी उसके लिए जो आयु निर्धारित की गई थी वो थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अब बात करते हैं गणगौर। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? अगर गणगौर की बात की जाए तो एक किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आप सभी को पता है कहाँ पर? राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ? राजस्थान में मना राजस्थान में मनाया जाता है। और इसको मनाया कब जाता है? तो हिंदी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से इसे कब? चैत्र महीने चैत्र माह के अंत में मनाया जाता है। माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? बांसुरी, सरोद, शहनाई या फिर संतूर। तो अगर बात करें उस्ताद अजमत अली खान की तो ये आपके सरोद वादक थे। क्या? यह आपके सरोद वादक थे। बांसुरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। कौन से? पंडित हरि प्रसाद पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। कौन? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। शहनाई से संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो है बिस्मिल्लाह खान। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान। एक संतूर वादक है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो है शिव कुमार। कौन? शिव कुमार शर्मा। कौन? शिव कुमार शर्मा। अगर बात करें आनंद मठ
आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता है रेलवे एक से दो पुस्तकों के एक से दो पुस्तकों की राइटर या फिर उनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछती है। अगर बात करें आनंद मठ की, तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है आनंद मठ के लेखक कौन है, तो वह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ से एक प्रश्न और बनता है कि जो आपका वंदे मातरम है, कौन सा? वंदे मातरम। वंदे मातरम को कहां से लिया गया है? तो वंदे मातरम को भी आनंद मठ से ही लिया गया है। कहां से? आनंद मठ से ही लिया गया है, जो आपका राष्ट्रीय गीत है। कौन सा? राष्ट्रीय राष्ट्रीय गीत है। अब बात करते हैं भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? किसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? विलियम्स जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर या फिर कॉलब्रुक। अगर बात करें अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता का अनुवाद जो किया था, वो किया था आपका चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कब? 1785 ईस्वी में। कब? 1785 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया था। अगर बात करें फारसी का, तो फारसी में भगवद गीता का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका दारा 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 शिकोह के द्वारा। किसके? दारा शिकोह के द्वारा। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसको पहली देखो, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2014 से। कब से? 2014 से शुरुआत हुई थी। कब? 27 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो वो आपकी तात्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई। लेकिन इसको पहली बार कब मनाया गया? प्रश्न बनता है। शुरुआत 2014 में हुई, प्रस्ताव 2014 में आया था, लेकिन पहली बार मनाया कब गया? तो पहली बार मनाया गया 21 जून 2015 को। कब? 21 जून 2015 को। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? किस चीज के टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो आप सभी को पता होगा, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पहला पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो लिप्थीरिया किसके? डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, एमिल एमिल वॉर वेरिंग। एमिल 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 वॉन वेरिंग। एफएओ एक विशेष एजेंसी है। एफएओ एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? एफएओ, सॉरी, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो FAO की जो स्थापना हुई है वो कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945। कब, 1945 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर रोम 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 इटली में स्थित है। कहाँ, रोम। इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी है रोम, जहां पर आपका FAO का मुख्यालय स्थित है। अगर बात करें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, या विक्रम साराभाई, या फिर राकेश शर्मा, या फिर राजेंद्र प्रसाद, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी को पता है कि भारत का जो स्पेस एजेंसी है, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, इसका इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1962 ईस्वी में हुई। कब, 1962 ईस्वी में हुई। लेकिन इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब कि इसरो, कब रखा गया, इंडियन रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम कब रखा गया, तो वो नाम बदल कर रखा गया था 1969 ईस्वी में। कब, 1969 ईस्वी में। अगर इसके जनक की बात करें, तो वो है विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई। अगर बात करें एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है, एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, रग्बी, फुट वॉलीबॉल, या फिर शो जंपिंग। अगर एजरा कप की बात करें, तो यह इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो एजरा कप पहली बार जो खेला गया था वो आपका 1880 ईस्वी में। कब, 1880 ईस्वी में खेला गया था। और यह पोलो से संबंधित है। किससे, पोलो से संबंधित है। पोलो पोलो की प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में चार चार खिलाड़ी होते हैं। कितने, चार चार खिलाड़ी होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नाम नाम ड्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, नाम ड्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर नाम ड्रोलिंग मठ की बात की जाए, तो यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह किससे संबंधित है, तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे, बौद्ध। यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह वृद्ध संहिता को किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, चरक, या फिर नागार्जुन। कल्लड़ चरक, या फिर नागा अर्जुन, या फिर आपका बहार मिहिर। क्या, बहार मिहिर के द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो सही जवाब है वह बारह 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 मिहिर के द्वारा इसको लिखा गया था। कल्लड़ की एक प्रमुख पुस्तक है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, वो कौन सी है, वो है राज तरंगिणी। राज
तरंगिणी। चरक की पुस्तक है जो सभी को पता है, चरक संहिता। नागार्जुन की एक पुस्तक, वो है कादम्बरी। कौन है? कादम्बरी, जो एग्जाम में बहुत देखने को मिलती है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? या फिर पूछा जाए संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है, क्या होता है? किलो किलो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर इसकी विमा की बात करें, क्या इसकी विमा की बात करें, तो इसकी जो विमा होती है वो होते है kg/-1। क्या? kg/-1। 50 एन का एक बल एक वस्तु को 10 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो आप सभी को पता है जो बल द्वारा किया गया कार्य होता है वो होता है, क्या होता है? बल बल गुणे गुणे विस्थापन। बल कितना है? 50 न्यूटन। विस्थापन कितना हुआ? 10 मीटर। तो कितना हो गया? 500 500 जूल। कितना? 500 जूल। अब यहाँ पे जूल क्यों कर दिया? क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है जूल। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा में विस्थापित होता है? तो नकारात्मक त्वरण है वो किसकी दिशा में विस्थापित होता है? तो वो आपका वेग की दिशा में विस्थापित होता है। क्या? वेग की दिशा में विस्थापित होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है, एफ एफ माइनस 32 अपॉन 180 इजकल टू सी माइनस डिग्री डिग्री अपॉन 100। क्या? C-डिग्री अपॉन 100 से इसको निकाला जाता है। अब हमें दिया क्या गया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, मतलब जो सी की वैल्यू है वो हमें दी गई है 0 डिग्री। तो एफ बराबर तो सेम रहेगा, इसको काट लेते हैं। जब हमारा सी 0 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। जब इसका गुणा इधर होगा ये भी 0 हो जाएगा, तो एफ बराबर आपका आ जाएगा माइनस माइनस इधर जाएगा, तो एफ बराबर आपका आ जाएगा 32, यानी कि 32 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।